हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट एंड आप सभी को हैप्पी होली। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके नेक्स्ट वीडियो में, कि हम क्या क्या मतलब कि इसके अंदर पढ़ने वाले हैं या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में हमने चर्चा की थी, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, और मैंने बताया था कि स्पेशली जो एमपीपीएससी वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जितने भी टॉपिक हैं, मैंने आपको पूरा सिलेबस भी बताया था कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो भी अभी न्यू है वो पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। हालांकि सारी चीज़ें अभी स्टार्टिंग से ही की जाएंगी, ऐसा कोई नहीं है कि देखें, बट हाँ देख लेंगे तो एक पूरा सीक्वेंस से आपका क्लियर होता जाएगा। और इससे पहले हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में, यानी कि जो संवैधानिक निकाय थे। अब हम बात कर रहे हैं किसमें, जो गैर संवैधानिक निकाय है, जिनका संविधान से लेना देना ज़्यादा है नहीं, ठीक है, जो एक कानून के द्वारा बनाए जाते हैं। तो आप इन्हें कह सकते हो कि एक गैर संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है। तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से, एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद हम एक एक करके यहाँ पे अलग अलग पूरा उसका एक्सप्लेन पढ़ते जाएंगे क्या कैसे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यदि हम बात करें, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, राज्य मानव अधिकार आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि जो आपका सीबीआई है, उसके बाद लोकपाल या लोकायुक्त है, ठीक है। तो ये कुछ निकाय हैं, ये कुछ बॉडीज हैं जो कि गैर संवैधानिक है। क्या है? गैर संवैधानिक निकाय हैं। इसको आपको बिल्कुल छाप लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ना एक नंबर का आपका यहीं से तैयार होता है कि भाई नीति आयोग कैसा एक आयोग है, उसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार कैसा आयोग है। तो आपको याद रखना है कि ये संवैधानिक नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। जैसे हमने कैग की बात की थी, निर्वाचन आयोग की बात की थी, हमने यूपीएससी की बात की थी, हमने स्टेट पीसीएस की बात की थी, और जीएसटी काउंसिल के लिए जो वित्त आयोग था, यानी कि जो जीएसटी के लिए काउंसिल एक बनाया गया था या वित्त आयोग था, वो सब संवैधानिक निकाय थे, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे यदि देखें तो गैर संवैधानिक निकाय है। और गैर संवैधानिक निकाय, देखो संवैधानिक और गैर संवैधानिक का मतलब एक बार आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। संवैधानिक निकाय का मतलब है कि कोई भी संविधान आर्टिकल में संशोधन करके, या पहले से ही जब संविधान बना वहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई हैं, राइट। जैसे कैग का है, कैग के लिए पर्टिकुलर आर्टिकल आपका दिया गया है। जैसे निर्वाचन आयोग की ही बात करें हम लोग, तो निर्वाचन आयोग के लिए भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, और वो आर्टिकल है, उससे में पार्ट नंबर भी दिया गया है। जैसे जो 324 से लेके 329 तक का जो आर्टिकल आता है वो निर्वाचन आयोग के लिए आता है, ठीक है। 315 से 323 तक का आता है, यूपीएससी के लिए आता है, यानी भाग 15, 16 इनमें बात की गई है। तो देखिए इससे क्या होगा आपका, कि यहाँ से चीज़ें हमारी एकदम से सीक्वेंस से क्लियर होती जाएंगी कि भाई कौन सा संवैधानिक है, कौन सा गैर संवैधानिक है। तो सबसे पहले तो आपने ये समझ लिया, क्योंकि अभी हम लोग इनको पढ़ने वाले हैं ना, इनमें कोई आर्टिकल वगैरह आपको देखने को मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो इससे सीधे साफ हो जाएगा कि गैर संवैधानिक का मतलब कि जो संसद द्वारा कोई कानून बना के, बिल पेश किया गया, कानून बना, और उसके द्वारा फिर ये एक बनता है एक्ट, और तब जाके एक आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। इसमें संविधान के किसी भी आर्टिकल में संशोधन नहीं किया जा रहा है, उसमें कुछ ऐड नहीं किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ उसके साथ हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये गैर संवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे, और आज हम लोग पढ़ेंगे नीति आयोग। अब मैं आपको किसी दिन पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें 1-2 दिन लगने वाले हैं, तो अभी कल के आप लोग थके हुए होंगे होली खेल के। तो आज छोटा सा टॉपिक उठाते हैं, जो कि उठाएंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या है, कैसे है, मतलब इनसे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं, और उस टॉपिक पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे लिए ज़रूरी होती है, कि मैं जितना बोलती जाऊंगी आपको जो ज़रूरी काम करना है कि नोट्स बनाते जाना है। मतलब मैं बोल रही हूँ तो आपको लिखते जाना, सिर्फ ऐसे सुनना नहीं है कि मैं भागवत सुना रही हूँ, मतलब भगवत गीता सुनाए जा रही हूँ, प्रवचन दे रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो चावल फूल लेके। तो ये वाला काम नहीं करना है। आप लोग रफो और पेन ले हाथ में, और जितनी बातें मैं बोलती जाऊँ मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, बनाते ही होंगे। खैर चलते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या है, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, एक कैसा आयोग है, सबसे पॉइंट क्या बनेगा, पहले तो आपको हेडिंग डालनी है नेशनल ह्यूमन
कमीशन या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, या तो हिंदी में आप लिखना चाहें तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, इसको लिखना है हेडिंग। उसके बाद आपको नीचे कैसे लिखना है, ऐसे जैसे डॉट बनाते हो, ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, मतलब जो जिस भी तरीके का आप साइन बनाते हो बना लीजिए। और अब यहाँ से स्टार्ट करना है आपको पहला पॉइंट कि ये एक संवैधानिक यानी कि गैर संवैधानिक निकाय है। उसके बाद आपको यहीं पे ऐसे करके मतलब कि ऑब्लिक कर लीजिए या और, ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय या सांविधिक निकाय, राइट। कैसा निकाय है, एक क्या है, सांविधिक, संवैधानिक नहीं, याद रखिएगा, सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है। ठीक है, संसद के द्वारा ये पारित किए गए हैं, मतलब विधि से क्या है, आप इसका सांविधिक का संधि विच्छेद करोगे तो सम प्लस विधि ही आता है। तो यहाँ पे क्या है कि विधि यानी कि कानून के द्वारा बना के लागू किया गया है। तो ये कैसा एक निकाय है, सांविधिक, या कि आप लिखोगे गैर संवैधानिक निकाय है, पहला पॉइंट। ठीक, उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट जो यहाँ से निकल के आता है, ये आपको लिखा भी गया है कि संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था और जिसका नाम था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। 2006 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। यानी कि जो ये बनता है, कब बनता है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो यहाँ पे लिख लेना है आपको, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन हुआ। डेट भी लिख लीजिए, क्योंकि देखिए एमपीपीएससी मैंने बात की थी तो भाई गजबई के क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब उसमें ये नहीं कि आपने सन याद कर लिया तो काम चल जाएगा हमारा, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ये गलती पे भी मत रहिए, क्योंकि आजकल के एग्जामिनर भी ना बड़ा स्मार्ट टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। स्मार्ट क्या कहेंगे, एकदम से, ठीक है, जो भी पूछते हैं खैर। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, कोई कमी नहीं छोड़नी हमें। कब हुआ था, 28 सितंबर, ठीक है, 1993, ये इसका एग्जैक्ट डेट है। तो ये वाला भी याद रखना है आपको, सन तो याद ही रखना है, लेकिन आपको ये डेट भी याद रखना है कि 28 सितंबर को ऐसा कुछ हुआ था, राइट। अब क्या होता है कि इसमें सदस्यों की बात करें, कौन कौन से होते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या बातें, मतलब इनके लिए क्या ज़रूरी होता है। तो ये जो आयोग है ना, देश में मानव अधिकारों का क्या है, मतलब ठीक है, उनकी रक्षा करने के लिए है। एनसीईआरटी में हालांकि हम लोगों ने बहुत डिटेल से, मतलब बेसिक लेवल से पढ़ा था कि मानव अधिकार किस तरीके का काम करता है। यहाँ पे ये क्या करता है कि संविधान द्वारा अभिनिश्चित या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित और भारत में न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले जीवन स्वतंत्रता, समता और व्यक्तिगत मर्यादा से संबंधित अधिकार हैं, राइट। ये जो वर्ड लिखे गए हैं कि जैसे कि मतलब कि जो न्यायालय में है इसके द्वारा अधिरोपित की जाने वाले के जीवन की स्वतंत्रता, समता, देखो एक बार हुआ क्या था, ये तभी गठन भी किया गया था कि एक बंदे को एक छोटे से केस के लिए, ये एनसीईआरटी में पूरा डिटेल दिया है, मुझे उस व्यक्ति का नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है, उसके लिए माफ़ी, आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि उन्होंने, मतलब छोटा सा केस था उनका, बहुत बड़ा इशू नहीं था, उनको क्या किया जाता है कि जेल में डाला जाता है। जेल में डालने के बाद उनके, मतलब कि कोई भी उनके साथ खड़ा होने वाला नहीं था। जेल की ऐसी, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पे ये सिस्टम ऐसा था कि उस व्यक्ति को जो उसकी सजा थी या जो उसका मतलब जुर्म था, वो उस जुर्म के लिए कम से कम मतलब 6 महीने 1 साल की सजा काफ़ी थी। इतना मतलब छोटा सा जुर्म था। लेकिन क्या हुआ कि लापरवाही की वजह से, किसके, लॉ एंड ऑर्डर की लापरवाही की वजह से आप कहो, या कि जो भी सरकारी लोग होते उनकी लापरवाही की वजह से, उस व्यक्ति का पूरा जीवन, यानी कि उनकी उम्र के जब वो 76 वर्ष के हो गए तब उन्हें जेल से छोड़ा गया। छोटी सी, मतलब छोटा सा गुनाह था उनका, इतना कि मतलब 6 महीने भी आप सजा दे दोगे तो काफ़ी था। लेकिन क्या था कि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, किसी को इतना ज़्यादा पता नहीं था, और यहाँ पे तो फाइलें उठती नहीं, यदि एक बार आपने लाके डाल दिया तो डाल दिया, उनका पूरा जीवन नष्ट। और तभी ये सोचा गया था कि यदि कोई नहीं उठा रहा तो एक ऐसी संस्था बनाओ आप लोग, जहाँ से क्या करें कि ये लोग जाके पता करें कि भाई यहाँ पे आपका क्या केस था, कैसे था, और यदि ऐसा लगता है कि इनके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, ठीक है, तो
उनमें क्या करें कि वो आवाज़ उठाएंगे बाहर आके कि हाँ, यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्हें पूछने का पूरा हक होता है, जाके वहाँ अंदर तक पूरा जांच पड़ताल करने का, और वो फिर उनके लिए यहाँ पे आवाज़ उठाएंगे। और तभी राष्ट्रीय मानव अधिकार बनाया गया था कि मानव के अधिकार के लिए ये लोग लड़ें। एक आयोग बनाएंगे जहाँ पे कुछ मेंबर्स होंगे जो कि इनका यही काम होगा, और उनके मतलब कि थोड़ा जितना भी उनकी सज़ा, कम से कम उतना जितना डिजर्व करते हैं जिस केस के लिए, उतना ही पाएँ वो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उन्हें भी जीवन जीने का अधिकार है, राइट? क्योंकि गलतियाँ तो मनुष्य से ही होती हैं, पर उसकी इतनी बड़ी सज़ा दे दो आप कि फिर तो मतलब वो सुधरना भी चाहे तो अब उनके जीवन के जब 76 वर्ष के हो गए तब आप जेल से बाहर निकाल रहे हो, वो क्या ही कर लेंगे? जवानी में उन्हें ले जाके आप जेल में डालते हो, और जब बूढ़े हो जाते तब जेल से बाहर निकालते हो, और सज़ा कितनी थी? बस छोटी सी थी। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। और देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल भी लिखा गया है, हालांकि मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी है, बट इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पे ये था कि उन संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना जिसके द्वारा मानव अधिकार के मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके। दूसरा था कि अधिकारों के अतिक्रमण को सरकार से स्वतंत्र रूप में इस तरह से देखना ताकि सरकार का ध्यान उसके द्वारा मानव अधिकार की रक्षा की प्रतिबद्धता पर केंद्रित किया जा सके। मतलब कि सरकार जो काम कर रही है, वही मैंने बताया ना कि पूरा ये जांच पड़ताल करके कि भाई कहाँ पे क्या चल रहा है, सरकार का वहाँ पे ध्यान केंद्रित करेंगे कि अभी यहाँ पे ह्यूमन राइट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है किसी को, या किसी को मिल रहा है, उन सब पे ये अपना कमेंट देंगे, ठीक है? और इसी के लिए ये इसी का एम ही था, यही जो ये आयोग बनाया गया था कि ऐसा ऐसा करना है काम। और यहाँ पे इस दिशा में क्या किए गए जो प्रयास थे, मतलब कि प्रयासों को पूर्ण व सशक्त बनाना था। अब इसके बाद देखिए आगे हम लोग जो आयोग की संरचना है, इसका एम आप समझ चुके हो कि क्या था। मैंने पूरी स्टोरी आपको बता दी है, और आपने जो बेसिक लेवल से एनसीईआरटी पढ़ी होगी। हालांकि कहते हैं कि एनसीईआरटी पॉलिटी के आप ना भी पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो तो बेटर है, जो यूपीएससी वाले या स्टेट पीसीएस वाले होते हैं उनके लिए ऐसा कहा जाता है, ठीक है? लेकिन यदि आपका बेस कमज़ोर है तो मैं सजेस्ट करूँगी, बहुत टाइम नहीं लगता, एक एनसीईआरटी चौथी मतलब कि जो 7वीं 8वीं 11वीं 12वीं की होती, कितना टाइम लगता है? मतलब 1 दिन 2 दिन में आपकी एनसीईआरटी एक ख़त्म हो जाती, ठीक है? तो उसमें बहुत सारी बातें छोटी-छोटी हमें समझाई गई हैं बहुत ही डिटेल से, तो यदि आप पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आपका माइंड ही डेवलप होगा और चीज़ें आपको बेहतर तरीके से और समझ में आएँगी, ठीक है? तो जिनका भी थोड़ा बेस कमज़ोर है वो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप बिल्कुल पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ें ही ना, बिल्कुल आप ना भी पढ़ें तो नहीं कोई बात नहीं, लेकिन यदि पढ़ लेंगे तो बेटर बेटर रहेगा। अब खैर देखते हैं यहाँ पे संरचना में कि कैसे क्या है। तो इनकी यदि हम बात करें तो ये क्या है, एक बहुसदस्यीय संस्था है, यानी कि इसमें कई सारे मेंबर्स रहते हैं। जैसे कि एक अध्यक्ष होता है, उसके बाद 4 सदस्य होते हैं। यहाँ पे कितने टोटल कितने हो गए? 5 हो गए ना। एक अध्यक्ष हो गया, यानी कि आपको एस से लिखना है संरचना, ठीक है? संरचना में क्या करना है, एक अध्यक्ष लिख लेना है, यानी कि एक हेड। उसके बाद है जो 4 अदर पर्सन होते हैं 4, ठीक है? तो इसको यानी कि टोटल 5 मेंबर होते हैं। सीधा सा साफ सा मतलब है कि एक बहुसदस्यीय निकाय है। तो क्वेश्चन में कभी ये भी बन सकता है कि स्टेटमेंट बना के दे दिया जाएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के में कुल 3 सदस्य होते हैं। तो आपको पता रहेगा बहुसदस्यीय निकाय है, तो आप बहुत खुश होके मार देंगे कि हाँ 3 तो बहु ही होता है, मतलब 1 से तो ज़्यादा ही है, तो मतलब बहुसदस्यीय निकाय तो कह सकते हैं, बेशक कह सकते हो आप। लेकिन स्टेटमेंट में वो जो एग्जैक्ट नंबर 3 दे दिया ना, वो गलत था, क्योंकि ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 है। तो यदि क्वेश्चन ध्यान से देखना है, और मैं ये बार बार छोटी छोटी बातें इसीलिए आपका दिमाग वहाँ तक ले जा रही हूँ कि जिस ट्रेंड का क्वेश्चन आता है ना, हमें उस ट्रेंड का पढ़ना है, हमें एग्जाम निकालना है, ठीक है? बाकी तो बातें बाद में होती रहेंगी। तो यहाँ पे कितने 5 सदस्य होते हैं टोटल, जिसमें से एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं। कुल मिला के आप कहोगे बहुसदस्यीय निकाय ये होता है। अब आते हैं यहाँ इसके आगे देखें तो जो आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि जिसका रिटायर्ड हो चुका होता है, तो वहाँ पे
भारत का यहाँ पे कोई नहीं लिखा है कि ये हाई कोर्ट का होगा या सुप्रीम कोर्ट का होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आपको ऐसी छोटी छोटी बातों पे फंसाता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि भारत का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा, वो हाई कोर्ट का भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है। अब यहाँ पे आता है कि एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अब यहाँ पे आया कि जो एक सदस्य है वो उच्चतम न्यायालय यानी कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें कार्यरत हो अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और 2 अन्य व्यक्तियों को मानव अधिकार से संबंधित जानकारी अथवा कार्यानुभव मतलब कि काम करने का अनुभव उसे होना चाहिए। और देखो ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर पे ही डिपेंड करता है, इसलिए उन्हें जो लॉ से रिलेटेड होंगे वही आएंगे। तो एक आईएएस ऑफिसर को यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जाएगा, एक बेसिक समझ, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, अधिकार की। तो वो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। कभी भी यदि स्किप होता है माइंड से तो कुछ इस तरीके का भी आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए कि किस बारे में बात हो रहा, किस वे में बात हो रहा, तो यहाँ पे कौन आ सकता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसके बाद यदि हम बात करें कि इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 4 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। गजब है कि यहाँ पे ट्विस्ट आया, ठीक है। जो 4 अन्य सदस्य होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। कौन होते हैं पदेन सदस्य? का मतलब क्या है कि कोई एक काम कर रहा है किसी में और वही व्यक्ति मतलब जो उस चीज का या उस जगह का उस संस्था का मेंबर है। तो पदेन का मतलब ही यही होता है कि मान लो कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो, ठीक है, एक डीएम हो और डीएम का काम है कि वो यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति होगा। ये बिल्कुल बनी बनाई बात है, तय। तो अब इसमें से मैं एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसमें से आपका क्या है, वो राज्यपाल के लिए होता है कि वहाँ के कुलाधिपति होंगे, चलो राज्यपाल ही ले लेते हैं। तो राज्यपाल जो है ये है कि यूनिवर्सिटी के लिए कुलाधिपति होना ही होना है, ये चाहे तो भी ना चाहे तो भी। ये क्या है, पदेन है। मतलब कि यदि कोई देश का हमारे उपराष्ट्रपति है तो उसे राज्यसभा का मतलब कि जो सभापति बनना ही पड़ेगा, वो ना नुकुर नहीं कर सकता है, उसे इसीलिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो अब ये कहे उपराष्ट्रपति के भाई हम उपराष्ट्रपति ही रहेंगे, हमें राज्यसभा का सभापति नहीं बनना, तो आपको बनना ही पड़ेगा, आपकी चॉइस नहीं वहाँ पे कि आप नहीं बनोगे, राइट। यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही बातें कही जा रही है कि जैसे राष्ट्रीय आयोग है, ठीक है, जो अल्पसंख्यक आयोग है, उसके बाद जो अनुसूचित जाति जनजाति इनके लिए जो आयोग बना है, जो महिला आयोग है, ये 4 जो मेंबर्स होते हैं कहाँ के होते हैं, अदर वाले जो होते हैं, तो इनके पदेन मेंबर होते हैं, इनके जो हेड होंगे ना वो इनके मेंबर होते हैं। किसके, राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो 4 अन्य, एक तो हो गया कि किसी भी न्यायालय का न्यायाधीश जो होगा रिटायर होगा या सेवानिवृत्त, मतलब थोड़ी बहुत उसको जानकारी हो तो वो क्या करेगा, वहाँ पे उसका अध्यक्ष बनेगा। लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि थोड़ा इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग है और राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये चारों जो संस्थाएं हैं इनके जो हेड होंगे वो 4 अन्य सदस्य के रूप में यहाँ पे पदेन सदस्य के रूप में काम करेंगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनका महिला आयोग का सदस्य पद छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने भी एग्जाम्पल आपको दे दिया कि वाइस प्रेसिडेंट को सभापति राज्यसभा का बनना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। तो यदि महिला आयोग की कोई हेड है तो उन्हें किसका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अन्य सदस्य में बनना, काम करना ही पड़ेगा। दैट्स इट, बस इतनी सी बात है यहाँ पे, ठीक है। और एक होमवर्क है आपके लिए, क्योंकि हम लोग ये महिला आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति सब पढ़ चुके हैं, तो आपको ये बताना है कि अभी राष्ट्रीय महिला आयोग में शायद महिला आयोग नहीं पढ़े पर अनुसूचित जाति जनजाति पढ़ चुके हैं। तो ये बताइएगा कि अनुसूचित जनजाति जो आयोग, इसके वर्तमान समय के हेड कौन है। छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, और मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें आपको क्लास में ही रट जाएं, दोबारा जब आप पढ़े तो एक रिवीजन के फॉर्म में पढ़ें, पढ़ने के उससे नहीं पढ़ें, ठीक है। तो ध्यान से सुना करिए, दिमाग यहीं रखा करिए और इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं
आगे क्या, जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा की जाती है? वही राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। यानी कि प्रधानमंत्री, एक कमेटी का गठन होता है जिसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं, 6 सदस्यीय ऐसा निकाय होता है या 6 सदस्य की कमेटी गठित होती है, और जब ये सिफारिश करते हैं कि पर्टिकुलर इस व्यक्ति को आप क्या करो, अध्यक्ष के लिए है, जो सदस्य और अध्यक्ष हैं। तो सदस्यों की तो खैर हम लोग बात कर ही चुके हैं कि कौन होते हैं, लेकिन अध्यक्ष जो है तो इन दोनों के लिए ही खैर क्वेश्चन में बनेगा, तो दोनों का ही याद रखना आपको कि प्रधानमंत्री के तहत जो एक नेतृत्व में गठित कमेटी होती है तो 6 सदस्यीय, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर क्वेश्चन में इस टाइम पूछे जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, 6 सदस्यीय कमेटी होती है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को ये लोग सिफारिश करते हैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को। अब राष्ट्रपति को फिर खैर अब राष्ट्रपति के बारे में पता ही है आपको क्या हालत होती है, तो उन्हें उस व्यक्ति को नियुक्त करना होता है। मतलब राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं बट प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही नियुक्त करते हैं। अब उसके बाद आएगा यहाँ पे कि समिति भी क्या होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, जो 6 सदस्यीय निकाय की हमने बात की। यहाँ पे कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे जिनका तो वहाँ पे वो लीडरशिप ही करेंगे। उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष होगा, उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति होंगे, उपसभापति नॉट ए सभापति, राइट। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि राज्यसभा का सभापति इस कमेटी का सदस्य है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति के लिए, उसमें सिफारिश करने के लिए 6 सदस्यीय निकाय में से एक राज्यसभा का सभापति भी है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि सभापति यानी कि देश का उपराष्ट्रपति, तो ये नहीं है, बात की जा रही है राज्य जो राज्य है उसके उपसभापति की, ठीक है। यानी कि राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो इसका मेंबर होगा। उसके बाद संसद के जो दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता होते हैं व केंद्रीय गृह मंत्री, ये लोग मिलके क्या करते हैं कि किसी एक मेंबर का मतलब इनकी कमेटी होती है और ये वहाँ पे काम करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसके अतिरिक्त जो होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी न्यायाधीश की, हाई कोर्ट के लिए यदि हम बात करें तो वहाँ पे उच्च न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई अदर न्यायाधीश भी चलेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो कोई अलग। मतलब आपको पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट में 33 या 34, आज तक मेरे को क्लियर ही नहीं पाई, ठीक है, कि यहाँ पे 33 या 34 ऐसे कुछ है न्यायाधीश अभी हो गए हैं। तो इनमें से एक तो चीफ हेड होते हैं और अदर अन्य होते हैं, ठीक है, जो बचे वो अन्य हो गए। तो यहाँ पे उनमें से जो बचे उनमें से अब किसी की भी नियुक्ति की जा सकती है जो हेड होते हैं। अन्य सदस्य में किस फील्ड के आने वाले हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, किस तरीके का उनका गठन होता है वो भी आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा इनमें बात कर लीजिए कि इनका कार्यकाल कितना होता है। इनका कार्यकाल इतना होता है कि थोड़ा कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है इसमें। यहाँ पे क्या है कि 5 वर्ष और 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो गई हो, 65 तक हम लोगों की लिमिट थी, आज 70 वर्ष है, ठीक है। ध्यान से समझ के चलिएगा कि यहाँ पे जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो या सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल दोनों का ही, अध्यक्ष और सदस्य दोनों का 5 साल या 70 साल जो भी पूरा हो जाए वही, कोई फिक्स नहीं है कि कितना होगा। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको क्या किया गया है, बदला गया है। जो 5 वर्ष था उसे 3 वर्ष कर दिया गया है। तो 2019 में ये बदलाव इसमें आया है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि अब 5 नहीं 3 हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अब आप लोगों को क्या दिक्कत होती है ना कि इंग्लिश की स्लाइड खोल के पढ़ाओ तो आप लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि मतलब नहीं, इंग्लिश से तो हमारी दुश्मनी है, इंग्लिश तो हम देखेंगे भी नहीं मैडम, आप हिंदी में नहीं पढ़ाते हो तो हमको मज़ा ही नहीं आता है। तो फिर अब हमारी भी मजबूरी है, क्या करें, पब्लिसिटी बढ़ाना, तो हम जैसे आप कहोगे वैसे ही करेंगे। तो ये बुक अपडेटेड है नहीं और हिंदी में 6 एडिशन की PDF मिली नहीं, ठीक है। तो अब फिर वही होता है कि डेटा पूरा पुराना आपको मिल रहा है, तो पुराने मिलने में कहीं ना कहीं यदि मुझसे भी चूक हो गई, मैं अपडेट ना कर पाई, तो आप वही सुन के बैठे रहोगे, तो फिर
दिक्कत तो होती ही है। और इंग्लिश स्लाइड खोल दो, तो मैंने जब इंग्लिश से पढ़ा रही थी, इंग्लिश में तो है 6 एडिशन की, तो आप लोगों को मतलब ये लगता है ना, बोलती मैं ऐसे जैसे इसमें बोल रही हूँ उसमें भी बोलूँगी, हिंदी से ही बोलती हूँ, हिंदी से ही लिखवाती हूँ, बस स्लाइड पे इंग्लिश दिखती है और उस पे आपको दिक्कत होती है कि मैडम हिंदी स्लाइड हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। तो अब मेरी क्या गलती है, ठीक है? तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा-सा आप लोग इंग्लिश हिंदी से डरा मत किया करिए। वो बुक अपडेटेड है, यदि आप कहें तो मैं उसी से पढ़ाऊँ, क्योंकि चीज़ें कहीं न कहीं हम कितना भी कोशिश करें स्किप हो ही जाती हैं फिर, ठीक है? हालाँकि मैं पहले से ही नोट्स बना के रख लेती हूँ सामने, बट फिर भी जैसे अभी ही मैंने 5 वर्ष बताया, लेकिन अभी 2019 में ये चेंज हो चुका है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 वर्ष नहीं, सिर्फ़ 3 वर्ष का कर दिया गया, ठीक है? 3 वर्ष या 70 वर्ष, अभी ऐज का तो वही है पर 3 वर्ष कर दिया गया है। अब इसके बाद देखिए हटाने की, खैर ठीक है जो भी है, हटाने की यदि बात करते हैं कि हटाएगा कौन, तो इनको हटाएगा कौन, जो नियुक्त करते हैं वही हटाएंगे, यानी कि हमारे राष्ट्रपति महोदय इनको हटाएंगे। अब बात करें कि इनका जो आयोग का कार्य क्या होता है। आयोग का सिर्फ एक नॉर्मल कार्य होता है, वो क्या करते हैं कि ये तो या तो सिफारिश कर सकते हैं या तो सलाह दे सकते हैं। सरकार इनकी सलाह को माने ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, तो ये एक सलाहकार के रूप में काम करेंगे और एक सिफारिश कर सकते हैं, बाकी संसद को माननी होगी तो मानेंगे, नहीं माननी होगी तो नहीं मानेंगे। अब आगे देखिए कि केंद्र सरकार को 3 महीनों के भीतर सिफारिश पर की गई कार्यवाही के बारे में बताना होगा। थोड़ा इसमें ये है कि यहाँ पे यदि इन्हें मानना है, नहीं मानना है, जो भी करना है, तो जो ये आयोग क्या कर रही है, सिफारिश कर रही है, तो जो हमारी संसद है इसे क्या करना होगा कि इनको बताना होगा कि भाई ये तुम्हारी जो मांगे हैं वो किस तरीके की हैं, या जो तुम बता रहे हो वो सही है, गलत है, हमने इस पे काम किया, नहीं किया। तो कितना टाइम पीरियड दिया गया है, 3 मंथ। इस मंथ के अंदर इन्हें पूरा का पूरा डिटेल लोगों को, जो इनके हेड हैं, उनको देना पड़ेगा 3 महीने के अंदर। ये बात याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि 3 महीने के अंदर संसद को, किसे, राष्ट्रपति को नहीं, संसद को ये करना पड़ेगा कि वो 3 महीने के अंदर इन्हें बताएंगे कि हमने किया या नहीं किया। अब बात आती है संशोधन की। संशोधन किया गया इसमें, संशोधन इसमें किया गया था मतलब सदस्यों की संख्या को लेके। एक बार तो 2006 में हुआ था, जो थे 5 से 3 कर दी गई थी, फिर 5 किया गया था, 2019 से फिर 3 कर दिया गया है, ठीक है? तो संशोधन भी हुआ था इसमें। कब हुआ था ये याद रखिए कि कब हुआ था संशोधन। संशोधन हुआ था इसका 2006 में। ये कितनी कर दी गई है, 5 से 3, लेकिन फिर बढ़ा दी गई थी। प्रेजेंट टाइम में ये फिर से 3 कर दी गई है। 2019 की बात करें तो फिर से 3 कर दी गई है, तो इसको आपको याद रखना है। मे बी आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी और इसमें आपको बहुत कुछ दिख रहा है, ठीक है? तो हमने उतना पढ़ लिया है जितना हमें ज़रूरी था, जितना हमारे काम का था। अब यहाँ पे है कि जो आयोग का कार्य निष्पादन है, यानी कि किन के लिए, किस किस विषय में ये अपने हाथ में लेते हैं, या कौन कौन से ऐसे विषय होते सकते हैं, एक बार देख ही लीजिए आप लोग, थोड़ा दिल को तसल्ली मिल जाएगी आप लोगों के। यहाँ पे जैसे हो गया दुआ मजदूरी की समाप्ति, ठीक है? ऐसे कुछ हो जाता है, लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ तक, तो उन ऐसे विषय लेंगे। आगरा, रांची और ग्वालियर में मानसिक अस्पतालों का संचालन, वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है। हो सकता है कि कोई आपको पैसा खिला के डॉक्टरों को वहाँ पे ज़बरदस्ती किसी स्वस्थ व्यक्ति को रख दिया हो सकता है कि मेंटल व्यक्ति को आप वहाँ पे नहीं ले जा रहे हो। तो इस तरीके की जितनी भी सिचुएशंस आएंगे, तो इनको क्या करना है, यहाँ पे ये मतलब पूरा रिपोर्ट अपना पेश करेंगे, क्योंकि ये जो मैंने 3 जगह का नाम लिया ना, ये आपको पता होना चाहिए कि ये पागल खाने हैं। बताया गया है ना, यहाँ मानसिक अस्पताल जो है, तो जो मेंटल हॉस्पिटल है, ठीक है? तो ये वहाँ पे ग्वालियर में भी है एक एमपी के, एक रांची में भी है, एक आगरा में बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। तो पूरा प्रोसेस होता है कि कौन से कैसे व्यक्ति को आप जो भी मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं उनको रखते हो। इनमें से होता है कि कुछ व्यक्ति ठीक भी हो चुके, उन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, मतलब हैं तो हैं, बना के रखे हो, खोलो उन्हें तो वो आगे आके यहाँ का देश का कुछ विकास ही करेंगे, कुछ काम ही करेंगे ना। देखो जैसे हम जेल में रखते किसी पर्सन को,
जेल में रख के उसे खिला रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक गुनाह की सज़ा पिटाई ही होती है। मान लो गलती इंसान से होती है, कभी-कभी कुछ ऐसे गुनाह होते हैं, बहुत बड़े-बड़े क्रिमिनल सुधर जाते हैं, तो यहाँ पे यदि उसे पश्चाताप हो रहा अपने किए का, कोई वांटेड क्रिमिनल है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। बाकी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें चलो मजबूरी में था कि अ, ऐसी सिचुएशन बन गई कि मर्डर करना पड़ गया। सपोज मान लीजिए कि आपके घर में ही कुछ हो रहा है, ठीक है, और आप मारना नहीं चाहते थे, रियलिटी यही थी कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वहां पे क्या हुआ कि मतलब आप गुस्से गुस्से में हाथ से छुट गए, हाथ में आपने कुछ लिया है और वो हाथ से छुट गया या कैसे भी करके लग गया ना, तो वहां पे क्या होगा, उसकी जान चली गई। आप मारना नहीं चाहते थे, कोई ऐसे क्रिमिनल नहीं थे, पैदाइशी आप किलर नहीं थे, लेकिन आपके हाथ से वो हो चुका है। लेकिन अपराध तो था, आपको जेल की सज़ा हो गई, लेकिन अब वहाँ पे पिटाई की जाए आपसे, मतलब ज़बरदस्ती का कोई काम करवाया जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े तो क्रिमिनल नहीं थे, गलती हो गई, ठीक है, आप उसका पश्चाताप ही कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ और भी अच्छे काम कराए जा सकते हैं लोगों से। तो इस बारे में भी वही सब इनका काम होता है कि किस तरीके का क्या चल रहा है वहाँ पे देखा जाए। अब होता है यहाँ पे कि भोजन का जो अधिकार से संबंधित मुद्दा होता है, बाल विवाह रोक अधिनियम जो 1929 की समीक्षा करता है, बाल अधिकार पर यहाँ पे ये भी पूरा प्रोटोकॉल वगैरह पूरा देखता है। सरकारी सेवकों द्वारा बच्चों के रोजगार में जाने से रोकना, सेवा नियमावली में संशोधन, श्रम यानी कि जो बाल श्रम की समाप्ति, बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा पर मीडिया के लिए मार्गदर्शिका, महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार जो होता है लैंगिक यानी कि जो वहाँ पे बेचे जाते हैं, इधर उधर किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कि जो यौन पर्यटन एवं अवैध व्यापार से रोक के लिए संवेदीकरण जो कार्यक्रम, मातृत्व रक्तल्पता तथा मानवाधिकार, वृंदावन परित्यक्त महिलाओं का पुनर्वास, तो ये पूरे इतने मतलब केस होते हैं सबके, हर एक अलग अलग फील्ड पे उठाए जाते हैं, विकलांगों पर, महिलाओं पर, अनुसूचित जातियों पर, जनजातियों पर, सब पे उठाए जाते हैं। तो इनका मेन काम यही होता है कि जो जिनको अधिकार नहीं मिल रहा, जिसे उस बारे में पता नहीं है, उन्हें मिलना चाहिए, जो रियलिटी में उसके हकदार हैं, ये उनको कहीं ना कहीं दिलाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ये बनाया गया है, ठीक है। तो मे बी आपको ये सारा टॉपिक जितना भी है समझ में आया होगा, और जितने ये मत सोचिएगा कि हमने पूरा नहीं पढ़ा, देखो किताब पढ़ने का कोई मकसद नहीं है, जितने जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं हमने वो टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो बिल्कुल इशू मत करिएगा। हाँ, यदि आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे तो आपके लिए तो प्रॉब्लम है, और रहे भी, मैं चाहती भी हूँ कि रहे भी, क्योंकि यदि आप नोट्स नहीं बना रहे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होनी ही है। कोई यहाँ पे स्वामी विवेकानंद नहीं बैठा एक बार पढ़े सब कुछ रट गया, ठीक है, आज रट गया, 2 दिन बाद नहीं रटेगा तो क्या करेंगे आप, फिर वीडियो देखने आएंगे, फिर किताब खोलेंगे, फिर पढ़ेंगे। इससे अच्छा कि आपकी नोट्स हैं, आपके हाथ से लिखी गई, उसके प्रॉपर रिवाइज करिए, और 1 घंटे के यदि आपने टाइम दिया है यहाँ पे, तो वो टाइम भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, कुछ तो आपको वो मिला हुआ होगा ना। यदि लिखेंगे नहीं तो फिर क्या होगा। खैर आप बुरा मत मानिएगा कि मैडम ऐसा कहती है, बददुआ दे रही है, बट मैडम इतना मेहनत कर रही है तो थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।